हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। और ये पेडागोजी टेस्ट 1 है। बेसिकली ये टेस्ट बीच बीच में लाने का यही है कि आप थ्योरी तो कर ही रहे हैं, साथ साथ आप टेस्ट भी दीजिए कुछ, और इन क्वेश्चंस के हिसाब से जो है आपको अपना थोड़ा सा पता चलेगा कि आप कितने ज़्यादा तैयारी के फेज़ में हैं और कितने ज़्यादा नहीं है। मीन्स कि आप अपनी तैयारी को टेस्ट कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि जो सीरीज़ मैं ही आपको सिखा रही हूँ या जो भी सीरीज़ मैं आपको करवा रही हूँ केवल आपको वही पढ़नी है। आप अपने आप भी जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उसका भी टेस्ट आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। सो मैंने कोशिश की है कि आपको 10 बेहतर से बेहतर क्वेश्चन दिए जाए, चैलेंजिंग क्वेश्चन दिए जाए जो आपको चैलेंज कर सके। सो येस, ऑफ कोर्स दीज आर द चैलेंजिंग क्वेश्चंस। और ये 10 क्वेश्चन ही मैं ला पाऊंगी क्योंकि इन क्वेश्चंस को बनाने में, इन क्वेश्चंस को फ्रेम करने में बहुत टाइम लगता है। सो इसीलिए 10 क्वेश्चन मैंने खुद फ्रेम किए हैं अल्टीमेटली, बिल्कुल इसीलिए कि आप लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट हो सके, थोड़े क्वेश्चन आपको चैलेंज कर सकें और आप थोड़ा सा नया कुछ देख सकें। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी, कुछ सेकंड्स का आपको आंसर करने के लिए, क्योंकि ये लाइव वीडियो नहीं है, दिस इज रिकॉर्डेड वीडियो, है ना, क्योंकि अभी मैं कर नहीं ही रही हूँ लाइव वगैरह। सो रिकॉर्डेड वीडियो चलेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा मतलब लाइव चैट मिल जाएगी आपको, वहाँ पर आप आंसर कर सकते हैं। ओके। और आई विल ट्राई टू कम लाइव ऑल्सो व्हेन दिस वीडियो विल पब्लिश। जब भी पब्लिश होगी मैं लाइव आने की हमेशा कोशिश किया करूँगी ताकि आपको कमेंट्स में रिप्लाई देती चलो। ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए और ये 10 क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को थोड़ा सा अपनी नॉलेज टेस्ट करने का मौका मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी गाइज, दीज आर वेरी 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 गुड क्वेश्चंस। ओके। सो जो भी बच्चे नए हैं वो इस सीरीज से जुड़ सकते हैं। इसका मैं एक अलग फोल्डर बना दूंगी, मतलब एक प्लेलिस्ट बना दूंगी अलग से, ताकि आप लोगों को ढूंढने में आसानी रहे। इसके साथ साथ पेडागोजी की 5 वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। KVS PRT EVS की 19 अपलोड कर चुकी हूँ। ये 5 भी कंटिन्यू रहेगी क्योंकि लास्ट वीडियो पे जो है मैंने अपलोड की, बहुत ही कम रिस्पॉन्स था। सो मैं भी थोड़ी सी डिमोटिवेट हो गई, है ना। लाइक इस तरह से होता है, फिर मुझ में थोड़ा अपने आप ही इंट्रिंसिक मोटिवेशन आता है कि नहीं चलो छोड़ो यार, नहीं देखते तो कोई बात नहीं, कुछ तो देख रहे हैं उनके लिए ही बना लेते हैं, है ना। वो वाली एक थिंकिंग के साथ में फिर से वापस आ गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10 क्वेश्चंस को। 10 के 10 क्वेश्चंस मैंने खुद फ्रेम किए हैं। ओके। सो ये मत सोचना कि बस ऐसे चेप दिए हैं, इनको बनाने में बहुत टाइम लगता है। सो अटेम्प्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। First question is, as per Right to Education Act 2019, School Management Committee will do the following function or functions। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है, जो कि लागू हुआ था अप्रैल 2010 में, तो इसके अकॉर्डिंग जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SMC भी बोलते हैं, तो वो कौन से फंक्शन करेगी। यहाँ पे 2 फंक्शंस लिखे हैं, हो सकता है इनमें से एक हो सकता है इनमें से कोई भी फंक्शन उनका नहीं है। यानी कि जो आपकी विद्यालय प्रबंधन समिति है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वो कौन से कार्य इनमें से करेगी। पहला कार्य है मॉनिटर द वर्किंग ऑफ स्कूल, यानी कि स्कूल के कामकाज की निगरानी करें। दूसरा है प्रिपेयर स्कूल डेवलपमेंट प्लान, स्कूल विकास योजना तैयार करें। अब देखो इसका आंसर करो आप लोग फटाफट। इस बीच में मैं आपको बता दूं कि मैंने SMC के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साइकोलॉजी एंड पेडागोजी की प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएगी। ठीक है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है तो आप इसका आंसर बिल्कुल ठीक कर पाएंगे, अगर नहीं देखी है तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ओके। मतलब आई मीन जिसने पढ़ा है वो आंसर कर पाएगा, भले आपने यहाँ से पढ़ा है, गैजेट से पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा है। ओके। तो बताइए, आंसर कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। सो आई होप कि आंसर कर दिया होगा आप सभी ने। फर्स्ट ए है ओनली 1, यानी कि सिर्फ मॉनिटर करती है स्कूल के काम को। बी का है ओनली 2, यानी कि सिर्फ प्रिपेयर करती है, स्कूल विकास योजना को तैयार करती है। बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही काम करती है, स्कूल के कामकाज की निगरानी भी करती है, साथ ही साथ स्कूल विकास योजना जो है उसको तैयार करती है। या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ना तो 1 और ना ही 2। तो देखिए गाइस, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। मॉनिटर भी करती है, साथ ही साथ प्रिपेयर भी करती है और उसको रिकमेंड भी करती है स्कूल डेवलपमेंट प्लान को, मतलब जो विद्यालय की विकास योजना जो होगी उसको तैयार करने में हेल्प करती है SMC। और SMC में कौन कौन होते हैं ये भी मैंने आपको उस SMC वाली वीडियो में बनाया था। तो अगर आपको पता है आप थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि SMC मेंबर्स में कौन कौन शामिल होते हैं, पेरेंट्स, बच्चे या कोई भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करें। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नाउ the second question, a child's language is not just a medium of learning but also an expression of thoughts dash and innovation। एक बच्चे की भाषा न केवल सीखने का माध्यम है बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति, डैश और नवाचार भी है। ओके। तो क्वेश्चन बिल्कुल लैंग्वेज से आया है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, लिटरेसी, न्यूमरेसी, जो भी आप लगाना चाहेंगे, क्योंकि अभी एक FLN मिशन भी चल रहा है, आप सभी को पता हो तो, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एक मिशन चल रहा है और उस पर क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्टेड है आपको आने KVS में।
ठीक है, तो उसको भी मैं केवीएस पेडागोजी सीरीज के थ्रू कवर करूंगी। लेकिन वही बात है, आप लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्स कम देते हो तो फिर वो मेरा भी मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाता है ना। चलिए जैसा भी है, अभी वो वाली बात है ना, फ्री की चीज़ों को कोई ध्यान में नहीं रखता है मतलब सबको लगता है कि नहीं फ्री में क्यों पढ़ना, कोर्स ही खरीद के पढ़ेंगे, वो वाली बात हो गई है आजकल लोगों के साथ। खैर जो भी है, जो बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज़ है, बाद में देखते हैं फिर क्या करेंगे क्या नहीं। बताइए चलिए फटाफट सेकेंड क्वेश्चन। एक बच्चे की भाषा न केवल सीखने का माध्यम है बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति डैश और नवाचार भी है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता, सेकेंड इज जजमेंट, थर्ड इज ओपिनियन एंड लास्ट इज आइडिया। ठीक है, विचार। तो गाइज यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आइडियाज। ओके, सो जो एक बच्चे की लैंग्वेज होती है वो एक मीडियम ऑफ लर्निंग, केवल अधिगम का एक सीखने का एक जरिया नहीं है बल्कि एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स हैं, आपके विचारों का की अभिव्यक्ति भी है, आपके विचार भी है और आपकी इनोवेशन की नवाचार भी है। देखो थॉट्स एंड आइडियाज जो है इनका वैसे तो अगर आप हिंदी मीनिंग देखें सेम है। ठीक है, एक तो होता है विचार आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक तो आप अभिव्यक्ति कर रहे हैं। एक आपके मन में कोई विचार आया है वो एकदम से आप बोलते बोलते निकाल देते हैं ना, जैसे कि वाइगोत्स्की को आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। वाइगोत्स्की पियाजे दोनों ने ही थॉट एंड लैंग्वेज के बारे में बहुत ज्यादा बात करी है। तो जो भी है मीन्स ये है कि यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्रिएटिविटी, यहाँ पे इनोवेशन की बात ऑलरेडी हो चुकी है, क्रिएटिविटी नहीं आएगा। जजमेंट की तो यहाँ पर बात ही नहीं होगी। बात है ओपिनियन, राय बेसिकली लैंग्वेज से थोड़ा सा अलग चली जाती है। ऑब्वियसली लैंग्वेज जरूरत है उसको एक्सप्रेस करने की, लेकिन राय में जो है हम ये नहीं कहेंगे कि वो बच्चे का दिमाग जो है एकदम से लैंग्वेज के थ्रू उसको प्रोसेस करेगा। यहाँ पे आइडिया जो है, विचार पहले आते हैं आपके विचार है, उसके विचारों पर ही आपकी राय बनती है। ओके, यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन होगा डी। और मैं कहूँ तो मैंने ये एज इट इज कहीं से ली हुई है ये लाइन, तो इस पर कोई डाउट मत रखना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। विचार जो है बिल्कुल ठीक होगा। यहाँ पे थॉट्स और आप आइडियाज में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन थॉट्स एंड आइडियाज को अगर इंग्लिश में देखें तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग में लिया जाता है। हिंदी में तो दोनों का मतलब सेम ही लगता है, लेकिन फिर भी दोनों का अलग अलग यूज किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच विल बी इफेक्टिव इन। जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होगी वो कहाँ पर प्रभावी होगी ये आपको बताना है। द क्लासरूम्स विद फ्यूअर स्टूडेंट्स, सॉरी मैंने ये बोला था, मैंने फ्रेम किया है। एक दो क्वेश्चन मैंने कहीं और से भी लिए। ओके सॉरी, एक दो क्वेश्चन मुझे अभी याद आया कि एक दो क्वेश्चन मैंने कहीं और से भी लिए। कोई नहीं, जो भी है क्वेश्चन आपके लिए अच्छा लाने की कोशिश की है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जो है विल बी इफेक्टिव इन, कहाँ पर इफेक्टिव होगी। द क्लासरूम्स विद फ्यूअर स्टूडेंट्स, जो कम मतलब छात्रा वाली क्लास जो होती है वो। द क्लासरूम विच हैज मोर होमोजीनिटी, यानी कि जहाँ जिस कक्षा में एक रूपता ज्यादा होगी वहां पर। द क्लासरूम्स विच आर मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, मतलब विद्यार्थी ज्यादा होंगे। द क्लासरूम्स विद मोर हेट्रोजीनिटी, अधिक विविधता वाली कक्षाएं। ठीक है, यहाँ पर यह है कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण आपको करना है, तो वो कहाँ पर प्रभावी ज्यादा होगा। आंसर द क्वेश्चन। आई होप के आंसर्स आ गए होंगे। द क्लासरूम्स विद फ्यूअर स्टूडेंट्स, मोर होमोजेनिटी। देखो मोर होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी का यहाँ पर कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच आपको अपनानी है। अगर आपकी क्लास होमोजीनियस है तो भी आप अपनाएंगे, अगर आपकी हेट्रोजीनियस है तो भी अपनाएंगे। तो दोनों में कि कहाँ पर इफेक्टिव ज्यादा होगी इसका कोई मतलब नहीं बनता है। स्टूडेंट तो होंगे ही ना वहाँ पर भी। ठीक है, अब बात है फ्यूअर और ज्यादा। तो देखो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली वही बात करेंगे हम। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होगी। ठीक है, इंडिविजुअल अटेंशन बच्चों को दी जाएगी, साथ ही साथ बच्चों को प्ले वे मेथड के थ्रू सिखाया जाएगा। और एक्टिविटी होगी तो एक्टिविटी ग्रुप एक्टिविटी भी हो सकती है, इंडिविजुअल एक्टिविटी भी हो सकती है। तो लर्नर सेंटर्ड है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 80 बच्चों में जो है आप लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटीज करा पाएंगे, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो कम बच्चे वाली क्लास होती है वहां पर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच अपनाना ज्यादा सटीक बैठता है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास 20 बच्चों की क्लास है, अगर 40 के कंपेयर में हम 20 की बात करें तो आप एक पीरियड में इन 20 बच्चों को ज्यादा बेहतर तरीके से लर्नर सेंटर्ड अप्रोच यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ना कि 40 बच्चों की क्लास में, है ना। लेकिन आइडियली हमारे पास 40 बच्चे तो होते ही होते हैं हर स्कूल में जहाँ भी आप जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कहाँ पर ज्यादा इफेक्टिव होगी। देखो होगा 40 वालों की भी हमें लर्नर सेंटर्ड अप्रोच ही अपनानी पड़ेगी, क्योंकि वो कहता है एमसीएफ, लेकिन इफेक्टिव कहाँ पर ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकती है, वो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पेडागोजिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ डाइवर्सिटी कुड बी बेस्ड ऑन। जो विविधता के शैक्षणिक निहितार्थ पर आधारित हो सकते हैं, डैश पर आधारित हो सकते हैं, सॉरी, विविधता के शैक्षणिक निहितार्थ डैश पर आधारित हो सकते हैं। पेडागोजिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ डाइवर्सिटी कुड बी बेस्ड ऑन, इसका आंसर कीजिए फटाफट से।
अचीवमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट टास्क, यानी कि विकास कार्यों के लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति, और सब्जेक्ट टू बी टॉट एंड द टीचिंग स्ट्रेटजीज, या फिर जो भी पढ़ाए जाने वाला विषय है वो और शिक्षण की रणनीतियाँ, स्टूडेंट्स बिहेवियर एट डिफरेंट एज ग्रुप, यानी कि विभिन्न आयु वर्ग में छात्रों का व्यवहार, या अवेलेबल रिसोर्सेज इन अ स्कूल, या फिर जितने भी स्कूल में उपलब्ध संसाधन है उन पर। ठीक है, तो यानी कि पेडागोजिकल इम्प्लीकेशंस होते हैं डाइवर्सिटी की, वो किस पर बेस्ड होती है, किस पर आधारित होती है, आपको बताना है। ठीक है, देखो डाइवर्सिटी मीन्स व्हाट, डाइवर्सिटी मीन्स हर तरह का बच्चा आपके पास है। ओके, इसका कुछ और मतलब मत समझना, चाहे वो विभिन्न भाषाएं बोलता है, चाहे आपके में स्लो लर्नर्स हैं, चाहे हाई अचीवर्स हैं, जो भी बच्चे हैं, डाइवर्सिटी होती है। तो इसकी पेडागोजिकल इम्प्लीकेशन जो होती है वो किस पर बेस्ड होती है आपकी, बेसिकली आपको ये बताना है। सो आंसर कीजिए। देखिए जहां पर जो क्वेश्चन का आंसर होगा, फोर्थ क्वेश्चन का, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर आपकी क्लास डाइवर्स है, जो भी है, वैसे भी मैं तो मानती हूँ कि हर क्लास में कुछ ना कुछ डाइवर्सिटी होती है, कुछ भी नहीं होगा तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होंगे ही, तो क्लास तो डाइवर्स होती ही होती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर 20 बच्चों में भी है तो वो भी आपको डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेसिकली आप अपने गोल्स और अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स लिखा है बट इट्स ऑब्जेक्टिव, ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स लिखा है, गलती से टाइप हो गई, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स आना चाहिए। अचीवमेंट, आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को, जितने भी डेवलपमेंट टास्क है आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स है, आप कितने ज़्यादा उसको अचीव कर पाएंगे, इस पर आपकी पेडागोजिकल इम्प्लीकेशंस आधार होते हैं। मतलब विविधता के शैक्षणिक निहितार्थ इस बात पर आधारित हो सकते हैं कि विकास कार्यों के लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति कहाँ तक आपने की है। ओके, सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट और टीचिंग स्ट्रैटेजीज ये तो चलती ही हैं, लेकिन इस पर आपकी पूरी चीज पेडागोजी जो है आधारित होगी ये नहीं कह सकते। स्टूडेंट बिहेवियर एट डिफरेंट एज ग्रुप, वो भी एक अलग चीज है। अवेलेबल रिसोर्सेज इन स्कूल, तो ये थोड़े रफ एंड टफ ऑप्शन है आपके लिए। बेसिकली आपने अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को कितने और कहाँ तक अचीव किया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आपकी पेडागोजिकल इम्प्लीकेशन डाइवर्सिटी की यहाँ पर इस चीज पर बेस्ड होंगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, और ये ए जो है यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट्स की जगह ऑब्जेक्टिव होगा। ओके, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शन अबाउट सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में आपको इनमें से ऑप्शंस चुनने हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों गलत हैं, जो भी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी इसमें पॉइंटर 1 है, इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम, कि भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, ये है। पढ़े भारत बड़े भारत इज अ नेशन वाइड सब प्रोग्राम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, या फिर जो पढ़े भारत और बड़े भारत स्टार्ट हुआ था, ये बेसिकली सर्व शिक्षा अभियान का ही एक राष्ट्रव्यापी उप कार्यक्रम है। ओके, मतलब ये डिफरेंट है इससे या फिर इसी के अंडर स्टार्ट किया गया था, ये बताना है। तो दोनों ही ऑप्शन है आपके लिए। इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम, पढ़े भारत इज अ नेशन वाइड सब प्रोग्राम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। तो बताइए क्या इसमें ऑप्शन आपका ठीक होगा? दोनों ठीक होंगे, एक ठीक होगा, या फिर एक गलत होगा, जो भी है। सो ऑप्शंस आर ओनली 1 कि सिर्फ पहला ठीक है, ऑप्शन 2 कि सिर्फ दूसरा ठीक है, बी है कि दोनों ही ठीक है, सॉरी सी, इट्स ए बी सी एंड डी। ओके, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, नीदर 1 nor 2। ओके, सो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही। ठीक है, पहली चीज तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था। ऑब्वियसली यहाँ पे यूटीज और स्टेट्स का भी रोल है, उनको भी अलग अलग रोल दिए गए हैं, लेकिन ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, पूरा नेशन वाइड स्टार्ट हुआ था। ओके, दूसरी चीज अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको स्टार्ट किया था, ये भी चीज याद रखना, 2000 और 2001 के बीच में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है पढ़े भारत बड़े भारत इज ए नेशन वाइड सब प्रोग्राम और सर्व शिक्षा अभियान, बिल्कुल करेक्ट है। ये पढ़े भारत बड़े भारत जो था इसी का एक उप कार्यक्रम के रूप में इसको भी स्टार्ट किया गया था। तो सर्व शिक्षा अभियान अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये आपका केवीएस का जो टीजीटी पीजीटी होंगे इनमें भी पूछा जा सकता है, प्लस ये डीएसएस पीआरटी में भी पूछा जा सकता है। सो दोनों ही चीज़ों के लिए आपका इंपॉर्टेंट है ये। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बोथ 1 and 2। सो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस वेयर बाय 2 पार्टिसिपेंट्स हु बिगिन ए टास्क विद इन डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग अराइव एट ए शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो वो प्रोसेस जहाँ पर 2 पार्टिसिपेंट जो हैं एक टास्क को अलग अलग स्टार्ट करते हैं डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग के साथ, मतलब मेरी समझ अलग है आपकी अलग है, लेकिन धीरे धीरे वो एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग तक आ सकते हैं ना, साझी समझ करते हैं, एक दूसरे से बात कर लेते हैं। ठीक है, उससे उसका ओपिनियन पूछते हैं, अपना ओपिनियन बताते हैं। तो इस बेसिकली इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा 2 प्रतिभागी जो अलग अलग समझ के साथ कार्य शुरू करते हैं एक साझा समझ में आते हैं, एक साझा समझ के साथ आप एंड में पहुंच जाते हैं। तो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं?
अंतर विषयकता बोलते हैं इसको, साझी शिक्षा बोलते हैं, मचान बोलते हैं, पारस्परिक शिक्षण, यानी कि इंटर सब्जेक्टिविटी है, शेयर्ड लर्निंग है, स्कैफोल्डिंग है या फिर रेसिप्रोकल टीचिंग है। चलिए इसका आंसर कीजिए। ठीक है, अब इसको देख के आपको किसका नाम याद आ रहा है? वाइगोत्स्की का। ठीक है, वाइगोत्स्की जो सेकेंड वेव कंस्ट्रक्टिविज्म की जिन्होंने बात करी है। तो बताइए फटाफट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इंटर सब्जेक्टिविटी। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कहते हैं इंटर सब्जेक्टिविटी। शेयर्ड लर्निंग तो मैंने एवं लिख दिया था ऑप्शन आपके लिए, ठीक है, तो ये नहीं होगा। स्कैफोल्डिंग आपको पता है कि यहाँ पर हम थोड़ी सी असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और धीरे धीरे उस असिस्टेंस को कम करते चले जाते हैं जब हमें लगता है कि बच्चा जो है उसमें अपने आप ही उसने स्पीड पकड़ ली है, तो स्कैफोल्डिंग नहीं होगा। रेसिप्रोकल टीचिंग भी वाइगोत्स्की की थी, बेसिकली एक रीडिंग एक्टिविटी के लिए है ना, रीडिंग और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लेकिन ये भी नहीं है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटर सब्जेक्टिविटी, यानी कि अंतर विषयकता। बेसिकली हिंदी, इसका एग्जैक्ट हिंदी क्या बोलेंगे ये नहीं पता मुझे, लेकिन गूगल ने ये बताया है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि ठीक है, मान लीजिए एक बच्चा है या फिर मान लीजिए दूसरा बच्चा भी, दोनों किसी किसी टास्क में लगे हुए हैं, पहले वो उसी टास्क को करते हैं तो अलग अलग समझ है, धीरे धीरे उन दोनों में मतलब आसपास खेल भी रहे हैं या जो भी है, वो उससे पूछता है तुम्हें क्या लगता है, मुझे तो ये लगता है, फिर दूसरा भी कहता है हाँ मुझे भी ये लगता है ना। इस तरह से एक साझा समझ आती है ना। अगर मान लीजिए थोड़े और बच्चे हैं तो दोनों एक दूसरे का पर्सपेक्टिव को जानेंगे, पर्सपेक्टिव को जानते जानते फिर वो दोनों एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग के साथ आ जाएंगे कि हाँ भाई ठीक है, तुम्हें ये लगता है, मुझे भी लगता है, कुछ कुछ हमारा ये चीज़ ठीक है ना, आपकी कुछ चीज़ें हैं, मेरी कुछ चीज़ें हैं। तो इसको वाइगोत्स्की ने नाम दिया था इंटर सब्जेक्टिविटी। और बेसिकली ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी बताया था उन्होंने, क्योंकि एक सोशल प्रोसेस होता है। ऑब्वियसली वाइगोत्स्की की सोशल कल्चर थ्योरी जो है वो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है, तो वहीं से इन्होंने ये कंसेप्ट निकाला है इंटर सब्जेक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इज कंपेयर्ड विद अनदर स्टूडेंट इन विच टाइप ऑफ टेस्टिंग। ऐसा परफॉर्मेंस मतलब एक बच्चे की परफॉर्मेंस को दूसरे बच्चों की परफॉर्मेंस से वो कंपेयर किया जाता है। ये कौन सी तरह की टेस्टिंग होती है? क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग, यानी कि मानदंड संबंधित, सॉरी इट्स नॉट मानदंड, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इट्स मापदंड। ठीक है, क्राइटेरिया इज मापदंड एंड नॉर्म रेफरेंस इज मानदंड। तो मापदंड संदर्भित परीक्षण का एग्जाम्पल है ये, नैदानिक परीक्षण का है, योगात्मक परीक्षण का या फिर मानदंड का। ठीक है, यहाँ पर टेस्टिंग से क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सो देखो यहाँ पर क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, समेटिव टेस्टिंग, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, यहाँ पर आप सभी के नाम आप लोगों ने शायद सुने होंगे मेरे हिसाब से। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग तो ऑफकोर्स यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है हम डायग्नोस्टिक कब करते हैं। बेसिकली फॉर्मेटिव असेसमेंट का ये टाइप है जहाँ पर बेसिकली हम ये देखते हैं कि बच्चे में कौन कौन से लूप होल्स हैं जिनको हमें वो करना है। मान लीजिए आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट में एक टेस्ट लिया और टेस्ट के बाद आपको लगा कि ये बच्चा जो है नहीं ठीक से कर पा रहा है, ठीक है, तो आप डायग्नोसिस करेंगे उसका, और उसके बाद आप क्या करेंगे बेसिकली, उसके बाद आप उसका करेंगे रेमेडियल टीचिंग, है ना। तो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग या रेमेडियल टीचिंग बेसिकली आप सुधारात्मक शिक्षण होता है एक तरह का, जिसमें आप कोशिश करते हैं कि बच्चे को लेवल को थोड़ा सा आप अप कर पाए। नेक्स्ट है समेटिव, समेटिव एंड में होता है, तो इन दोनों को तो आप हटा ही दीजिए। अब बात आई क्राइटेरिया और नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग की। अब देखो एक एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे कि आपका सीटेट एग्जाम है। सीटेट एग्जाम में आपको 150 में से 90 लाने होते हैं, नो मैटर कि दूसरा बच्चा कितना लेके आ रहा है। अगर मैं 90 ले आई तो मैं पास हूँ, भले ही दूसरा बच्चा 110 ले आए, मुझे मतलब नहीं है, उसका मेरा कंपैरिजन ऐसे नहीं होगा बेवजह। वो भी पास है, मैं भी क्वालिफाई कर गई, वो भी क्वालिफाई कर गई, तो एक क्वालिफिकेशन के उस पर हम दोनों सेम लेवल पे हैं। इस पर डिपेंड नहीं करता कि क्या है क्या नहीं। तो क्राइटेरिया रेफरेंस में क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है बेसिकली आपके लिए, और उस क्राइटेरिया को कोई भी बच्चा पार कर सकता है। कंपैरिजन यहाँ पर नहीं होगा, बेसिकली आप या तो क्वालिफाई होंगे या डिस्क्वालीफाई होंगे, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म्स बेसिकली बनते हैं जब आप बच्चों का कंपैरिजन करते हैं। जैसे 12th का एग्जाम देते हैं आप, ठीक है, 12th में कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा आपको पता चलेगा जब आप उस टेस्ट में बेसिकली आप कंपेयर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इतने इतने लेवल तक सबको लेके आना है। वहाँ पर सिर्फ सीधी सी बात है भाई, जिसके ज़्यादा गए वो फर्स्ट आ गया। जैसे कि आप KVS का एग्जाम देंगे, है ना, KVS का एग्जाम मान लीजिए 150 में से ही होना है, यहाँ पर 90 वाले सारे पास नहीं है। यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठेंगे उन सबके मार्क्स को कंपेयर किया जाएगा, और जो टॉप होंगे, मान लीजिए 100 वैकेंसी है, तो जो टॉप 100 वाले बच्चे होंगे उन्हीं को ले लिया जाएगा, मतलब वो इंटरव्यू वगैरह के बाद जो भी है। ठीक है, तो ये जो KVS का एग्जाम आप देते हैं, DSSP का एग्जाम आप देते हैं, ये सारे क्या है, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द पर्पस अंडरलाइंग द यूज ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स के यूज करने का पर्पस क्या है बेसिकली? टू मेक द लेसन्स इंटरेस्टिंग, कि आपको पाठ को रोचक बनाना है,
टू कैप्चर स्टूडेंट्स अटेंशन, आपको बच्चे का ध्यान आकर्षित करना है। टू इनहैंस एक्सेस टू टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, क्योंकि आपको तकनीकी संसाधनों तक अपनी पहुंच बढ़ानी है। टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स, या फिर आपको सीखने के परिणामों को अनुकूलित करने के लिए। बेसिकली आप चाहते हैं कि लर्निंग आउटकम्स जो है उसमें आप ऑप्टिमाइजेशन कर पाएं, मतलब आपके लर्निंग आउटकम्स अच्छे हों, है ना। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। सीखने के परिणाम क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दिस इज वेरी कॉमन। सो आई होप कि आंसर दे दिया होगा। तो फर्स्ट इज टू मेक द लेसन इंटरेस्टिंग। देखो भाई, यहाँ पर जो टीचिंग एड के लिए जब आपके यूज़ का क्वेश्चन आएगा ना, बहुत तरह के क्वेश्चन होंगे। कई बार होगा कि आपके सामने अब जो 4 ऑप्शन है वो ना होकर दूसरे 4 ऑप्शन आ जाएंगे। सो बेसिकली यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं टू मेक द लेसन इंटरेस्टिंग। ये गलत नहीं है, इंटरेस्टिंग बनता है लेसन, लेकिन ज़्यादा सही को चुनना है 4 ऑप्शन में से। तो ये ज़्यादा सही सबसे नहीं है। कैप्चर द स्टूडेंट्स अटेंशन, ऑब्वियसली टीचिंग एड्स जो है अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को, और उन जो बच्चों की अटेंशन है उसको कैप्चर जरूर करते हैं, लेकिन ये भी यहाँ पर ज़्यादा सटीक नहीं होगा। इनहैंस एक्सेस टू टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, ये तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बिल्कुल इसको सबसे पहले आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इस यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि सीखने के परिणामों को अनुकूलित करने के लिए। बेसिकली आप टीचिंग एड्स का यूज़ क्यों करते हैं, आपके कुछ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को बेसिकली आप कह सकते हैं आप चाहते हैं कि बच्चे उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करें। ओके, तो आपके लर्निंग आउटकम्स जो है अगर जितने ज़्यादा अच्छे होंगे, दैट मीन्स आपकी क्वालिटी टीचिंग हो रही है। अगर आप लर्निंग आउटकम्स अचीव करने में आप थोड़े से भी वो रह जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आपके शिक्षण में कोई कमी थी या जो भी थी। तो टीचिंग एड जो है वो एक तरह से एड्स का काम करते हैं, वो हेल्प करते हैं एक टीचर को अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में और बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को इंप्रूव करने के लिए, है ना। सबसे पहला एम हम ये मानकर चलेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि लेसन इंटरेस्टिंग बनेगा, बच्चों की अटेंशन आएगी। ये सब तो आ ही जाएगा अगर आपके लर्निंग आउटकम्स अच्छे हैं, दैट मीन्स कि ये दोनों चीजें भी उसके अंदर इनकलकेटेड हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। डैश एक्सप्लेन्स द पावर डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन विमेन एंड मैन, है ना। क्या चीज जो है महिलाओं और पुरुषों के बीच मौजूद शक्ति अंतर की व्याख्या करती है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेंडर टॉपिक। सो बताइए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर डिस्पैरिटी और जेंडर डायनेमिक्स। लिंग भेद, लैंगिक भेदभाव, लिंग रूढ़िबद्धता या फिर लिंग संबंधी रूढ़ियां, लिंग असमानता या फिर लिंग गतिशीलता। सोचिए क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। आप सभी को पता है लिंग भेदभाव क्या होता है, जब ऑब्वियसली गर्ल्स, क्योंकि आप गर्ल हैं, क्योंकि आप लड़के हैं, इसके साथ आपके ऊपर कुछ ना कुछ भेदभाव किया जा सकता है। तुम स्कूल नहीं जाओगी, तुम सिर्फ 5th क्लास तक स्कूल जाओगी क्योंकि तुम एक लड़की हो। ठीक है, तो लिंग भेदभाव हो रहा है वहाँ पे, और मैं अपने बेटे को भेजूंगी तुम्हें नहीं भेजूंगी, या फिर बेटे को भेजूंगा तुम्हें नहीं भेजूंगा, तो वो एक लिंग डिस्क्रिमिनेशन हो गया। डिस्पैरिटी भी यही हो गया कि आपको डिनाई कर दिया गया आपकी किसी उससे क्योंकि आप लड़की हैं। उसके बाद स्टीरियोटिपिकल, जो हमारे मन में पहले से ही मानसिकताएं जो बनी होती हैं कि हाँ भाई लड़कियां तो ना हंसते हुए अच्छी नहीं लगती, ज्यादा खिड़की नहीं करनी चाहिए लड़की को, है ना, गली में चलते हुए नीचे नजर झुका के चलना चाहिए, है ना। ये स्टीरियोटाइप्स हैं। लड़की हैं तो उन्हें पिंक कपड़े ही पहनने चाहिए या पिंक ही अच्छा लगता है उनको। तो दीज आर द स्टीरियोटाइप्स। बेसिकली जो माइंडसेट हमारे बने हुए हैं वो हमारी रूढ़िबद्धतियां होती हैं। अब बात आती है जेंडर डायनेमिक्स की, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 9। लिंग गतिशीलता बेसिकली क्या होता है कि ये बताता है कि क्या क्या पावर डिफरेंसेस हैं मेन एंड वुमेन के बीच में, जो शक्ति का विभाजन है वो किस तरह से मौजूद है। ये टर्म जो है टिपिकली इस चीज के बारे में बात करती है, जेंडर डायनेमिक्स। जब जेंडर का टॉपिक आएगा तो हम इसको देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इफ अ पर्सन डिफेंड्स अगेंस्ट एंजाइटी बाय अडॉप्टिंग बिहेवियर्स ऑपोजिट टू हिज और हर ट्रू फीलिंग्स, विच डिफेंस मैकेनिज्म ही और शी यूजिंग, है ना। तो आपको बेसिकली यहाँ पर फ्राइड के डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी कि रक्षा तंत्र, उन्होंने जितने भी रक्षा तंत्र बताए थे वहां से क्वेश्चन है। यदि कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं के विपरीत व्यवहार अपनाकर चिंता से बचाव करता है, बेसिकली मैं जो फील कर रही हूँ उसको ना करके मैं दूसरी चीज करने लग जाती हूँ ताकि मेरा ध्यान हटे या जो भी है, मैं चिंता से मुक्त हो जाऊँ, तो कौन से डिफेंस मैकेनिज्म का यूज कर रहे हैं। रिएक्शन फॉर्मेशन, रिप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन, प्रतिक्रिया गठन, दमन, विस्थापन या प्रक्षेपण। बताइए क्या आंसर होगा। आई थिंक ये आंसर तो आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रिएक्शन फॉर्मेशन। यहाँ पर रिएक्शन फॉर्मेशन है। ओके, यहाँ पर बेसिकली आप अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपाकर, उनसे बचकर कोई और चीज व्यवहार अपना लेते हैं। उस व्यवहार को आप इस तरह से दिखाते हैं, आप अगर दुखी हैं तो आप दुखी ना दिखाकर आप हंस रहे हैं, भाई ठीक है, हाँ क्योंकि हाँ ठीक है मैं हंस रहा हूँ, है ना, अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अपने आप को चिंता से मुक्त कर रहे हैं।
रिप्रेशन, दमन बेसिकली आप ऐसी कुछ चीज़ों को दबा देते हैं, आप उनको दोबारा से अपने जो आपका कॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसे बिल्कुल एलिमिनेट कर देना चाहते हैं, है ना। मान लीजिए आपके साथ कोई भी हादसा हो गया तो आप चाहते हैं कि आप उसको भूल जाओ, किसी तरह से भी आपको रिप्रेस करने की कोशिश करते हो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि भाई ठीक है, मेरी टीचर ने डांट दिया, टीचर को मैं कुछ नहीं कह पाई, घर जाकर मैंने अपने छोटे भाई को पीट दिया पकड़ के कि मेरी टीचर ने मुझे क्यों डांटा। तो बेसिकली आप जो एक लेस थ्रेटनिंग टारगेट है, यानी कि जो बहुत ही कमज़ोर चीज़ है, आप उस पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं क्योंकि आप ताकतवर से लड़ नहीं पा रहे हैं। प्रोजेक्शन क्या होता है बेसिकली कि आपको लगता है कि आपकी जो ट्रू फीलिंग है किसी के लिए, आप किसी से हेट करते हैं जो भी है, आप उस चीज़ को दर्शाते इस तरह से है कि हाँ भी सामने वाला बंदा पे तो ये फीलिंग लगता है इसलिए कर रही हूँ मैं, वो वाली बात है, आप प्रोजेक्ट कर देते हैं उस चीज़ को। तो इनके बारे में भी डिटेल में हम पढ़ेंगे पेडागोजी सीरीज के थ्रू। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, रिएक्शन फॉर्मेशन। सो दिस वाज द वीडियो, या फिर कह सकते हैं पेडागोजी टेस्ट था, इसका छोटा सा टेस्ट था। तो अगर आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं कि 10 में से आपने कितने मार्क्स लिए हैं, है ना, और एक दूसरे के मार्क्स से आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं टेलीग्राम में भी डाल दूंगी कि आज के पेडागोजी टेस्ट में आपने कितने मार्क्स लिए, आप वहाँ भी बता सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को नीचे दिए गए लिंक से ज्वाइन कर लें। कई बार बच्चे कमेंट करते हैं कि टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा, डिस्क्रिप्शन में हमेशा लिंक देती हूँ मैं, तो उस लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में, और इसका जो स्कोर जो भी रहेगा आप वहाँ पर मुझे बता सकते हैं, मैं वहाँ पर एक वो डाल दूंगी पोल। ओके, तो भाई चलिए, ये बीच बीच में सीरीज आती रहेगी क्वेश्चंस की, ताकि आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन के लिए आपको थोड़ा मूड फ्रेश भी हो जाए, साथ ही साथ अपने आप को आप टेस्ट भी कर लें। अब अगली क्वेश्चन की सीरीज में सोच रही हूँ आपको ईवीएस की दूँ कि क्योंकि ईवीएस की काफ़ी थ्योरी क्लासेस हो चुकी हैं, तो एक आधी जो है मैं बीच बीच में टेस्ट उसका भी लेती रहूँगी। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो।